नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। जून का महीना चल रहा था। चिलचिलाती हुई गर्मी पड़ रही थी। खुले आसमान के नीचे कमला जी को नींद नहीं आ रही थी। नींद आती भी कैसे। आज सुबह से ही कमला जी ने अनाज का एक दाना भी मुंह में नहीं डाला था। पेट की तड़ियाँ सिकुड़ रही थी। रात के करीब 1 बज रहे थे। सुमित्रा जी रसोई में जाकर खाना ढूंढ रही थी, पर रसोई में खाने के लिए कुछ नहीं था। फिर उन्होंने सोचा, चलो 1 गिलास दूध ही पी लेती हूँ। फ्रिज खोला तो दूध का भगोना भी खाली था। जब कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला तो 1 गिलास पानी पीकर वापस खुले आसमान के नीचे जमीन पर बिछी हुई चटाई पर लेट गई। एक तो जोरदार गर्मी, दूसरा भूख से परेशान होकर बस इधर से उधर करवट बदल रही थी और बार बार आसमान में टिमटिमाते हुए तारों को देख रही थी। कब सुबह हो और कब उन्हें कुछ खाने के लिए मिले। कमला जी रसोई में जाकर कुछ बनाकर खाना चाहती थी। अगर रसोई में जाकर कुछ बनाती और खटर पिटर की आवाज़ से उनके बहू बेटे जो अपने कमरे में आराम से कूलर चलाकर सो रहे थे, कहीं वह जाग न जाए। कमला जी के कमरे में कूलर तो छोड़ो, पंखा भी नहीं लगा हुआ था। इसीलिए वह रोज़ खुले आसमान के नीचे चटाई बिछाकर सोती थी। कल बेटे के दोस्त की शादी थी तो बहू बेटे सुबह से ही शादी के फंक्शन में गए हुए थे, तो खाना पीना रात को उधर ही खाकर आए थे। कमला जी के लिए रात की बची हुई 2 बासी रोटियां रख कर गए थे और कमला जी से कह गई थी कि चाय बनाकर रोटियां उसके साथ में खा लेना। बहू अक्सर रात की बची हुई रोटियां कमला जी को ही खाने को के लिए दिया करती थी। इसीलिए कमला जी को रात की ठंडी बासी रोटी खाने की आदत पड़ गई थी। उन्होंने भी बहू के कहने पर हाँ में सर हिला दिया। उन्हें हिदायत देकर बहू बेटे तो अपने दोस्त की शादी में चले गए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए कमला जी बाहर आंगन में चारपाई बिछाकर बैठ गई। रात को जब कमला जी को भूख लगी तब वह खाना लेने के लिए रसोई में गई। जब रोटी निकालने के लिए कैसरोल खोला तो देखा उसमें बहुत सारी चींटियाँ रोटियों पर लगी हुई है। अब कमला जी को भूख बहुत ज़ोर की लग रही थी, लेकिन रसोई में कुछ और नहीं था। फ्रिज खोल कर देखा तो उसमें भी खाने के लिए कुछ नहीं था। रात के करीब 11 बजे बहू बेटे शादी में से वापस आए, लेकिन कमला जी की अपनी बहू से इतनी रात में कुछ खाने को बनाने के लिए कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसीलिए वह चुपचाप से खुले आसमान के नीचे लेटी रही और बहू बेटे अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। लेकिन जैसे जैसे रात का अंधियारा बढ़ता गया, कमला जी की भूख भी बढ़ती जा रही थी। इसीलिए वह रात के अंधेरे में भी रसोई में जाकर फिर से कुछ न कुछ खाने के लिए ढूंढ रही थी। सुबह मुर्गे की आवाज़ के साथ ही उनकी आँख खुली और बाहर आंगन में आकर देखा तो रसोई में बहू ममता खाना बना रही थी। खाने की खुशबू से कमला जी को और भी तेज़ी से भूख लगने लगी। मन ही मन में सोच रही थी कि चलो अब तो कुछ अच्छा खाने को मिल ही जाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर में ममता एक चाय का प्याला कमला जी के हाथ में बढ़ाते हुए बोली, आज कितनी देर लगा दिया आपने उठने में। जल्दी से चाय पीकर पूरे घर की साफ सफाई कर दो और बाथरूम में कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, उनको भी जल्दी से धोकर छत पर सुखा देना। और सारा काम हो जाए तो किचन में आकर मेरा हाथ बटा देना। अभी थोड़ी ही देर में मेरे मायके से भैया भाभी आने वाले हैं, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी खाना तैयार कर रही हूँ। आप थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ पैर चलाओ और किसी भी काम में ज़रा भी देरी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम उन लोगों के सामने काम करके मुझे यह जताने की कोशिश करोगी कि मैं घर के सारे काम तुमसे ही कराती हूँ।
रात से भूखी प्यासी कमला जी बहू के आगे कुछ बोल ही नहीं पाई और एक कप चाय की प्याली पी कर ही उन्होंने अपनी पेट की भूख को शांत किया। पूरे घर की साफ सफाई करने के बाद और बाथरूम में पड़े हुए कपड़े धोने के बाद कमला जी बहू से बोली, बहू अब तो घर का सारा काम हो चुका है, रात से कुछ नहीं खाया, बहुत तेज भूख लग रही है। भूख के मारे अब तो हाथ पैर चलाना भी बंद हो गए हैं, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। रात को तुम जो रोटियां रख कर गई थी उसमें चींटियां लग गई थी। अच्छा, गर्मा गर्म खाना देखा नहीं कि झूठ बोलना भी सीख गई हो, किसी और को बुद्धू बनाना अपनी बातों से। मैं आपकी बातों में आने वाली नहीं हूँ, शर्म नहीं आती आपको खाने के लिए झूठ बोलते हुए? अभी आपको कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा जब तक मेरे मायके से भैया भाभी आकर खाना नहीं खा लेते। अरे अगर कुछ कम पड़ गया तो? अगर कुछ बच जाएगा तो मैं बाद में दे दूंगी। और अब इधर मेरे सर पर मत खड़े रहो। हाथ में 2 बिस्कुट थमाते हुए ममता बोली, जाओ अपने कमरे में बैठकर इन्हें खाकर वहीं पर बैठना। जब मेरे मायके वाले आए तो उनके सामने इधर उधर ज़्यादा मत घूमना। कमला जी हाथ में 2 बिस्कुट लिए और बहू की कड़वी बातों को सुनकर अपने कमरे में आकर बैठ गई और सोचने लगी कि अपने बेटे से भी क्या कहूँ जब मेरा बेटा भी अपनी पत्नी की ही सारी बातें सुनता है। जब से शादी हुई है उसे तो अपनी बूढ़ी माँ की तकलीफ़ दिखाई ही नहीं देता। कितना पूजा पाठ और मिन्नतों के बाद हमें बेटा मिला था। सोचा था बुढ़ापे में हमारे जीने का सहारा बनेगा, लेकिन बेटा अपनी माँ को देखकर भी अनदेखा कर देता है। उसे तो बस अपनी पत्नी ममता के अलावा और कोई ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है। कभी 2 पल के लिए भी मेरे पास बैठकर यह नहीं पूछता कि माँ आपने दवाई खाई है या नहीं खाई है, खाना खाया है या नहीं खाया है, आपकी तबीयत ठीक है या नहीं। अपने बेटे के मुंह से माँ शब्द सुनने के लिए भी मेरे कान तरस जाते हैं। जब भी मुंह से कुछ बोलता है तो बस आग ही उगलता है। ऐसा लगता है उसकी बातों से जैसे अभी ही अपनी माँ को कच्चा ही चबा जाएगा। अरे कितने नाजों से पाला पोसा हमने उसे, था ही क्या हमारे पास। अरे एक कमरे का छोटा सा घर था और एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी। धीरे धीरे मेहनत करके उसके पिता ने उस दुकान को बहुत बड़ा कारोबार में बदल दिया था और एक छोटे से घर की जगह एक बड़ा सा नया घर बनवा लिया था। अपने बाबूजी के साथ बैठकर उसने बिजनेस करना सीखा। पढ़ाई पूरी होने के बाद विनय अपने पिता के संग दुकान पर ही बैठने लगा। जब तक यह जिंदा थे तब तक तो सब कुछ सही चल रहा था। इन्होंने अपने रहते ही विनय की शादी भी करवा दी थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। ऐसा लग रहा था भगवान ने ढेर सारी खुशियाँ हमारे घर में दे दी हो। लेकिन अचानक से एक दिन मेरे पति सीने में तेज दर्द उठने की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। जब तक मेरे पति जिंदा थे कभी भी इस घर में खाने पीने की कमी नहीं हुई, क्योंकि सारी वागडोर मेरे पति के हाथ में थी। अगर मुझे कभी कुछ खाने पीने का मन होता था तो वह बाज़ार से लाकर दे दिया करते थे और अक्सर बेटे से चोरी छुपे रात को रबड़ी भी लाकर खिलाया करते थे। जब से मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर गए मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई। उनके जाने के बाद बहू बेटे का व्यवहार भी बदल गया। धीरे धीरे करके बेटे ने दुकान पर पूरा कब्जा कर लिया और बहू ने घर पर मुझे मेरा कमरा भी छीन लिया और नौकरों वाले कमरे में मुझे बिठा दिया और घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दिया। एक बार अचानक मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जब बेटे से दवाई लाने के लिए कहा तो उसने उल्टा जवाब देते हुए कहा, मेरे पास आपके लिए फालतू पैसे नहीं हैं खर्च करने के लिए।
चुपचाप कमरे में पड़ी रहो। बीमारी की हालत में भी बहू पूरे घर का काम मुझसे कराया करती थी। जब भी अगर मुँह से कुछ भी बोल देती थी तो घर में कलेश हो जाया करता था। इसी कलेश की वजह से कमला जी हमेशा चुप रहती थी। कमला जी के पति को गुजरे हुए 15 साल हो चुके थे और बहू बेटे का रवैया दिन पर दिन और भी खराब होता जा रहा था। अब तो उन्हें 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। कमला जी की एक पोती है जो स्कूल ख़त्म होने के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए विदेश चली गई। जब उनकी छाया छोटी थी तब कमला जी अपनी पोती के संग अक्सर खेल कूद करती थी। छाया को भी अपनी दादी के संग घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था। वह अपनी दादी के संग अक्सर पार्क में खेलने जाया करती थी और रात में जब तक वह अपनी दादी दादू से कहानी नहीं सुन लेती थी तब तक उसे नींद ही नहीं आती थी। स्कूल से आने के बाद अपने सारे स्कूल की बातें अपनी दादी को बताया करती थी। कमला जी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वह अपनी पोती की पढ़ाई में थोड़ी बहुत मदद कर दिया करती थी। छाया बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहती थी, इसीलिए स्कूल ख़त्म होते ही विनय और ममता ने उसे पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया। और जब से छाया पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई थी तब से तो कमला जी बिल्कुल ही अकेले रह गई थी। एक वही तो थी जिसके संग बात करके कमला जी अपने सारे गम भूल जाया करती थी। छाया ही अपनी दादी कमला जी की दवाई और खाने पीने की सारी ज़रूरतों का ध्यान रखा करती थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी और कमला जी अपनी यादों के समुद्र से बाहर आ गई। वह समझ गई कि बहू के मायके से उसके भैया भाभी आ चुके हैं, लेकिन वह बाहर निकल कर नहीं देख सकती थी क्योंकि बहू ने उन्हें बाहर आने के लिए मना किया था। बहू अपने मायके वाले के संग खूब हंसी मजाक कर रही थी। ज़ोर ज़ोर से नाश्ता पानी भी चल रहा था। रात से भूखी कमला जी अपने कमरे में बैठी बैठी इंतज़ार कर रही थी कब बहू के मायके वाले खाना खाए तो मुझे फिर कुछ खाने को मिले। बहू के मायके वालों को आए हुए 2 से 3 घंटे हो चुके थे। थोड़ी देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और सब खाना खाने लगते हैं। खाने की खुशबू से कमला जी को और भी तेज़ भूख लगने लगी। अब तो उनके पेट की अतड़ियाँ भी सूख कर कांटा हो गई थी। वह पानी पीकर अपने भूख मिटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पानी भी पीते पीते अब ख़त्म हो चुका था। इसीलिए वह पानी लेने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलकर रसोई में गई। तभी बहू की भाभी बोली, दीदी आपकी सास घर में कुछ काम काज करवाती है आपके संग में या नहीं, या दिन भर पड़े पड़े ही खाती रहती हैं? नहीं भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हो, अभी तो बुढ़िया बूढ़ी हो गई है। हाँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो काम काज कर ही लेती है। अरे बैठे बैठे थोड़ी मुफ्त में उसको खाना खिलाती रहूँगी। कमला जी रसोई में खड़ी खड़ी अपनी बहू की बातों को सुन रही थी। बहू के शब्द उन्हें तीर की तरह चुभ रहे थे। उनकी आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बह रही थी कि बहू कह तो ऐसे रही है जैसे मैं उसकी कमाई खा रही हूँ। अरे यार, घर दुकान सब मेरे पति का है। सोचते सोचते कमला जी के हाथों से पानी का गिलास गिर गया और पूरी रसोई में चारों तरफ पानी भर गया। गिलास गिरने की आवाज़ सुनकर बहू भागकर रसोई में आई और पूरी रसोई में पानी देखकर पूरी तरह तमतमाते हुए कमला जी के गाल पर एक जोरदार तमाचा खींच कर दे मारी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जब मैं तुमको मना किया था रसोई में मत आना, फिर क्यों आई रसोई में बुढ़िया? आज तो तेरी खैर नहीं, तेरी चटोरी जीभ तुझको यहाँ ले आई होगी। पूरी रसोई गंदी करके रख दी, चल जल्दी से साफ कर। बहू का चिल्लाना, थप्पड़ मारना क्या कुछ कम था? तभी बेटा भी पीछे से चिल्लाता हुआ कहता है, माँ, जब तुम्हारी बहू ने मना किया था
तो फिर क्यों किचन में आई? क्यों सबका दिमाग खराब करती रहती हो? अरे पूरे घर में इधर उधर घूमना ज़रूरी है तुम्हारा? अपने कमरे में एक जगह बैठा नहीं जाता? कर दिया ना अपनी बहू को परेशान। और पैर पटकते हुए बहू बेटे रसोई में से चले गए। भूखे रहने का दर्द इतना नहीं था जितना बहू के हाथ से थप्पड़ खाकर हुआ। आज तो कमला जी पूरी तरह से टूट चुकी थी और किचन में ही एक कोने में बैठकर अपनी किस्मत पर रो रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान मेरी जैसी औलाद किसी को मत देना। किचन साफ करके थोड़ी देर बाद कमला जी अपने कमरे में आकर बैठ जाती हैं। सभी लोग खाना खाकर चले जाते हैं। उधर कमला जी अपने कमरे में बैठी खाने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बहू रसोई में ताला लगाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। कमला जी बहू को आवाज़ देते हुए बोली, बहू कुछ खाना बच गया हो तो दे दो, कल रात से कुछ नहीं खाया है, बहुत जोर की भूख लग रही है। बहू बेटा दोनों चिल्लाते हुए बोले, आज तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा, आज तुमने सारे मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जत की है, उसकी यही सज़ा है। जाकर चुपचाप अपने कमरे में सो जाओ। अगर इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से ही रहना पड़ेगा, और ज़्यादा चू चपड़ की तो कल भी खाना नहीं मिलेगा, और ज़्यादा ही परेशानी है तो चली जाओ हमारे घर को छोड़कर, हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। बेटे बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कमला जी के कान खुले के खुले रह गए। वह वहीं लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर पड़ी। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए, लेकिन उनसे अब और अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू को कसा और कुछ पैसे जो उनके हाथ में थे वह भी लेकर वह घर से निकल गई। बहू बेटे चुपचाप खड़े उन्हें जाते हुए देख रहे थे, लेकिन दोनों में से किसी ने अपनी माँ को रोकने की कोशिश नहीं की। घर से निकलते समय कमला जी के पास मुश्किल से 300 रुपये ही थे। वह सोच रही थी कि 300 रुपये से वह क्या कर सकती है, और भूख भी बड़ी ज़ोरों की लग रही थी। तो सबसे पहले उन्होंने एक प्लेट समोसे लेकर अपने पेट की भूख को शांत किया। अब कमला जी के दिल और दिमाग में यही सवाल चल रहा था, आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी। हाथ में सिर्फ 280 रुपये बचे थे। वहाँ से थोड़ा आगे चली तो देखा एयरपोर्ट के कुछ दूरी पर ही मेला लगा हुआ था। मेले को देखकर उनके दिमाग में बहुत ही अच्छा ख्याल आया। उन्होंने अपने पास बचे हुए पैसों से कुछ गुब्बारे खरीदे और उन्हें मेले के बाहर खड़े होकर बेचने के लिए चली गई। अब सुबह से दोपहर हो चुकी थी और उनका एक भी गुब्बारा नहीं बिका था। मायूस कमला जी आने जाने वाले सभी लोगों से गुब्बारे लेने की विनती कर रही थी। तभी थोड़ी देर बाद एक बच्ची वहाँ पर आई और उसे उनके गुब्बारे बहुत ही पसंद आ गए। उसने माँ बाप से अपनी बेटी के लिए सारे गुब्बारे खरीद लिए और कमला जी की आज पहली कमाई हुई थी। रात के करीब 8 बज चुके थे। कमला जी का जोर की भूख भी लग रही थी। सबसे पहले उन्होंने खाना खाया, क्योंकि वह जानती थी कि घर जाकर बहू खाने को तो देने वाली नहीं है, और खाना खाकर घर वापस आ गई। अब तो कमला जी रोज़ यही करने लगी। सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करने के बाद कमला जी गुब्बारे बेचने के लिए निकल जाती थी और रात को पेट भर खाना खाने के बाद ही घर वापस आती थी। बहू बेटे कभी भी उनसे यह नहीं पूछते थे कि आप इतनी देर कहाँ जाती हो, क्योंकि उन्हें अपनी माँ से कुछ लेना देना ही नहीं था। धीरे धीरे करके अब कमला जी के हाथ में कुछ पैसे इकट्ठे हो चुके थे। अब वह अपनी दवाई और खाने पीने का खर्चा स्वयं उठा सकती थी। उन्हें हर छोटी छोटी चीज़ के लिए अपनी बहू बेटे के आगे अब हाथ नहीं फैलाने पड़ते थे। ऐसे ही करते करते करीब 1 साल बीत गया। उधर छाया की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब वह अपनी मम्मी पापा और दादी को सरप्राइज़ देने के लिए इंडिया वापस आ रही थी, और फ्लाइट में बैठे बैठे सोच रही थी कि अचानक से मम्मी पापा
और दादी देखकर मुझे खुश हो जाएंगे। उसने अपनी दादी और मम्मी पापा के लिए बहुत सारे तोहफे भी लिए थे। उसके साथ एक सहेली भी इंडिया वापस आ रही थी। दोनों सहेली आपस में बैठकर बातें कर रही थी। छाया ने पूछा, तुम सबसे पहले जाकर क्या करोगी? उसने कहा, मैं सबसे पहले अपनी पुरानी दोस्तों से मिलने जाऊंगी। फिर उसकी दोस्त ने छाया से पूछा, तुम क्या करोगी सबसे पहले घर जाकर? छाया ने कहा, मैं तो सबसे पहले अपनी दादी को ज़ोर से हग करूंगी और फिर उनके हाथों से खाना खाऊंगी। उनके संग रात में मीठी मीठी सी कहानी सुनूंगी। कितना मिस किया है मैंने इन सारी चीज़ों को। बातें करते करते कब दोनों सहेलियां इंडिया पहुंच गई पता ही नहीं चला। जैसे ही छाया एयरपोर्ट के बाहर आई, थोड़ी ही दूर पर देखा उसने मेला लगा हुआ था। उसकी सहेली ने मेला देखने की जिद की, लेकिन छाया को तो अपने घर जाने की जल्दी थी। लेकिन सहेली की बात भी टाल नहीं सकती थी, इसीलिए थोड़ी देर के लिए मेला देखने के लिए चली गई। जैसे ही छाया मेला के पास पहुंची, वहां गेट पर ही उसकी दादी एक डंडे पर बहुत सारे गुब्बारे लिए बेच रही थी। अपनी साड़ी के पल्लू से बार बार अपना पसीना पोंछ रही थी। छाया की सहेली ने कहा, देखो छाया, यह तो तुम्हारी दादी जैसी लग रही है। दोनों कमला जी के पास गई। पास जाकर देखा तो छाया की आंखें फटी की फटी रह गई। वह तो सचमुच उसकी दादी ही थी। दादी की निगाहें अपने गुब्बारे पर थी। उन्होंने पास आई छाया को बिना देखे ही कहा, बेटी 2 रुपए का एक गुब्बारा है, कौन से कलर का चाहिए? छाया की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। उसने कहा, दादी एक नहीं, मुझे तो सारे ही गुब्बारे चाहिए। अपनी पोती की आवाज़ सुनकर कमला जी ने नज़र उठाकर देखा तो सामने छाया थी। दोनों दादी पोती कसकर गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। पास में खड़ी छाया की सहेली यह सारा नज़ारा देख रही थी और उसकी भी आंखों से आंसू आ रहे थे। छाया ने अपनी दादी से पूछा, दादी आप यहाँ क्या कर रही हो और यह गुब्बारे क्यों बेच रही हो? इस उम्र में जब आपको आराम करना चाहिए तब आपको गुब्बारे बेचने की क्या ज़रूरत पड़ गई? दादी मम्मी पापा कहाँ हैं? क्या उन्होंने आपको यह सब करने से रोका नहीं? कितनी तेज़ गर्मी पड़ रही है, अगर आपको कुछ हो जाता तो? मैं पहले ही अपने दादाजी को खो चुकी हूँ, अब आपको खोना नहीं चाहती। दादी सच सच बताइए, यह सब काम करने के आपको क्या ज़रूरत पड़ गई? पोती के मुंह से इतने प्यार भरे शब्द सुनकर कमला जी और भी तेज फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने अपने ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में अपनी पोती को सब कुछ बता दिया। अपनी माता पिता की ऐसी हरकतें सुनकर छाया दंग रह गई। उसे तो सुनकर ही ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर पर आसमान टूट पड़ा हो। वह तो अपने माता पिता को अपना भगवान समझती थी। भगवान के भेष में शैतान भी हो सकते हैं, उसे नहीं पता था। उसने अपने माँ बाप को सबक सिखाने का निर्णय कर लिया था। तभी छाया ने अपनी सहेली मीरा से कहा, क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरी दादी को अपने संग रख सकती हो? मीरा ने कहा, छाया यह तेरी नहीं मेरी भी दादी है, फिर जब तक चाहे मेरे घर पर रह सकती हैं। अब कमला जी छाया की दोस्त मीरा के घर रहने के लिए चली गई। छाया ने कहा, दादी मैं आपसे हर रोज़ मिलने आती रहूँगी। छाया अपनी दादी को मीरा के घर छोड़कर अपने घर पर आ गई। जैसे ही उसने घर की डोरबेल बजाई, उसके मम्मी पापा उसे देखते ही चौंक गए। अरे छाया बेटा, तुम यहाँ? तुमने आने से पहले बताया क्यों नहीं कि तुम इंडिया आ रही हो? अरे हमें पहले बता देती तो तुम्हारा स्वागत करते। छाया ने कहा, मम्मी अगर मैं पहले बता देती तो जो मेरी आँखों ने देखा वह मैं कैसे देख पाती? अच्छा यह सब छोड़िए, यह बताइए दादी कहाँ है? स्पेशली मैं दादी से मिलने ही तो आई हूँ। आपको पता है कल दादी का जन्मदिन है और मैं इस बार दादी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना चाहती हूँ। अच्छा आप रुकिए, मैं दादी के कमरे में जाकर उनसे मिल कर आती हूँ। छाया कमला जी को आवाज़ लगाती हुई उनके कमरे में चली गई, लेकिन वहाँ तो दादी थी ही नहीं।
बस वह अपने मम्मी पापा के सामने यह सब नाटक कर रही थी। छाया ने अपनी मम्मी पापा से पूछा, पापा मम्मी दादी कहाँ है? मैंने पूरा घर देख लिया, दादी कहीं दिखाई नहीं दे रही। ममता ने कहा, बेटा कहीं गई होगी आस पड़ोस में, वरना पूरा दिन तो घर में पड़ी ही रहती है। और काम ही क्या है तेरी दादी, बस खाया पिया और पड़ गई। मम्मी पापा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर छाया आश्चर्यचकित हो जाती है। सुबह से रात हो चुकी थी, लेकिन कमला जी अभी भी घर नहीं आई थी। तब छाया ने कहा, पापा दादी अभी तक घर नहीं आई, क्या आपको बता कर गई थी कि कहाँ जा रही हूँ? बेटा तुम्हारी दादी हमें कुछ बता कर नहीं जाती, जब मन करता है कहीं भी निकल जाती है और जो मन करता है आ जाती हैं। रात बहुत हो चुकी थी और सब लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। सबको सो जाने के बाद छाया अपनी दादी से फ़ोन पर बातें करती है। छाया कमला जी से कहती है, दादी मैं जाल फैला दिया है, बाकी का काम हम कल करेंगे। दूसरे दिन सुबह छाया कमला जी को लेकर घर पर आती है। ममता और विनय सामने अपनी माँ को देखते ही हक्के बक्के रह जाते हैं। वह छाया से पूछते हैं, बेटा कहाँ मिला तुम्हें यह बुढ़िया? माँ आपने तो मुझे बताया नहीं था कि दादी कहाँ गई है, तो आज तो दादी का जन्मदिन था तो मुझे तो ढूंढना ही था। आप लोग कितने एहसान फरामोश हो, झूठ पर झूठ बोले जा रहे थे मुझसे। अरे अगर कल मैं दादी को एयरपोर्ट के बाहर गुब्बारे बेचते हुए नहीं देखा होता तो मैं तो आपकी बातों में आ ही गई होती। माँ आप एक औरत होकर अपनी बूढ़ी सास के संग ऐसा कैसे कर सकती हैं? अरे माँ के चरणों में तो स्वर्ग होता है और आपने इस माँ के गाल पर तमाचा मार दिया। आपको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और पापा आप, दादी ने तो आपको जन्म दिया है ना, तो क्या आपको अपनी माँ की तकलीफ़ समझ नहीं आती? अरे यही अगर मैं आप लोगों के संग करूँ तो आपको कैसा लगेगा? आप दोनों से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और यह घर दुकान सब कुछ तो मेरे दादी दादू का है, और फिर आपने इन्हें ही इन्हीं के घर से जाने के लिए कह दिया और खाने के नाम पर 2 रात की बची हुई सूखी रोटी देते थे। कमरे में एक पंखा तक नहीं लगवाए आपने। अरे कोई अपने घर के नौकर के संग भी इतनी जातियाँ नहीं करता जो आपने किया है अपनी माँ के साथ। इस बात की सज़ा तो आपको मिलकर रहेगी। छाया सुबह दादी को लाने से पहले पुलिस स्टेशन जाकर अपने माँ बाप के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा कर आई थी। थोड़ी सी देर में इंस्पेक्टर साहब घर पर पहुंच जाते हैं और कमला जी को हरासमेंट करने के जुर्म में दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार कर लेते हैं। तभी कमला जी पुलिस इंस्पेक्टर को कहती है, इंस्पेक्टर साहब 1 मिनट रुकिए, और विनय के पास जाकर उसे एक ज़ोरदार तमाचा उसके गाल पर लगाती है और कहती है, भगवान ऐसी औलाद किसी को मत देना, इससे तो हर माँ को बेऔलाद ही रख देना। तभी विनय को शायद अपनी किए का पछतावा हो रहा था और अपनी माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन कमला जी उसे माफ़ नहीं करती है और इंस्पेक्टर से कहती है, ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इसे मेरी नज़रों से दूर। विनय और ममता को कमला जी को परेशान हरासमेंट करने के जुर्म में 10 साल की सज़ा हो जाती है और उधर छाया और कमला जी खुशी खुशी रहने लगते हैं। और छाया आज अपनी दादी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाती है। अमेरिका में पढ़ाई करने की वजह से उसे बहुत बड़ी कंपनी में जॉब ऑफर होती है और दोनों दादी पोती अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लगते हैं। दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी? छाया ने अपनी दादी को न्याय दिलाने के लिए जो अपने माँ बाप के संग किया, क्या वह सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों कहानी पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करना नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नई कहानी के साथ। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।